चलिए देखिए, आज का हम लोग का क्लास जो चलेगा वो टॉपिक्स होगा एक थ्योरी पे। ठीक है, और वो जो थ्योरी है वो फिजिक्स का एक थ्योरी रहेगा, दर्पण सूत्र। क्या होगा? क्या होगा? दर्पण सूत्र। क्या होता है इसका इंग्लिश? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियोस में बात करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। दिख रहा है? शो कर रहा है? ओके। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो होता है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा? और ये हमारे एग्जाम का ये समझ लेना है कि ये एक वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, और ये जब भी प्रश्न आता है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको सीख लेना जरूरी है, इसको जान लेना जरूरी है। तो मिरर फॉर्मूला को आज इस वीडियो में हम लोग इजी तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी समझने वाले हैं इस पॉइंट्स को। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड क्लास रहेगा ताकि आप लोग क्लास के बाद भी इस वीडियो को देख के अगर कहीं दिक्कत आया रहेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग को बात ये करना था कि यहाँ पे जो हमारा दर्पण सूत्र है ना, वो यहाँ पे 3 थीम पे यहाँ पे लगा हुआ है। एक क्या है यहाँ पे? V, ये क्या है? U, ये क्या है? F। V क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी। U क्या है? वस्तु दूरी। F क्या है? फोकस दूरी। ये 3 चीज का आइडियाज है। ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? चलिए प्रूफ करते हैं। और सबसे पहले हम लोग प्रूफ किस में करने वाले हैं? किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में हम लोग आज इसको प्रूफ करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं बबुआ? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसमें हम लोग को करना क्या है? वर्किंग हम लोग की स्टार्टअप कैसे करनी है, एकदम पूरा ध्यान से देखना है। एक हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है, और ये फिगर क्या है? जब आप लोग टॉपिक्स प्रतिबिंब निर्माण का पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसी प्रतिबिंब निर्माण में से एक को लिया जाता है और वो बताते हैं कौन सा मतलब किनारे खींचा जाता है। तो ये सामने जो हमने दर्पण बना रखा है ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में ये जो हमने खींच रखा है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं ध्रुव, यानी इसको कहते हैं पी। ध्रुव को किससे डिनोट करते हो? पी से। P फॉर पोल होता है। ठीक है, अच्छा एक क्या होता है? एक फोकस का पॉइंट होता है, एक सेंटर का पॉइंट होता है। और वस्तु को कहाँ रखना है ये प्रूफ करने के लिए अवतल दर्पण में मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए वस्तु को रखेंगे कहाँ? तो देखो भाई, यहाँ पे जो सेंटर होता है और सेंटर के इधर का जो हिस्सा होता है उसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो वस्तु को मान लो कि हमको मानना नहीं है, वस्तु को एक्चुअली में रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। वक्रता केंद्र C हो गया, सेंटर ऑफ सर्वेचर, और ये हो गया फोकल लेंथ यानी F। ओके, अच्छा कैसे बनाना कैसे है? तो हमने वस्तु को रखा कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक हमारा जो रे होगा वो सीधा जाता है, ठीक है, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर होता है। और प्रधान अक्ष के समानांतर के बाद जब ये हमेशा याद रखना, जब यहां से रिफ्लेक्ट करता है तो रूल हमेशा पता होना चाहिए, वो हमेशा फोकस से कटता है। किसको क्रॉस करता है? फोकस को क्रॉस करता है। समझ आ गया? दूसरी जो किरण रे खींची जाती है, भेजी जाती है, वो सेंटर से भेजा जाता है। कहां से भेजा जाता है? सेंटर से। ठीक है, थोड़ा सा दर्पण को सही से कर लेंगे। और इसका नियम क्या होता है पता है? अगर कोई भी किरण अगर सेंटर से होकर जाती है, किससे होकर जाती है? सेंटर से होकर जाती है, तो वह सेंटर पर ही वापस हो जाती है। जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पे क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। और जहां पे बबुआ कटता है वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? ठीक है, हम लोग इसका नाम रख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। तब ये जो वस्तु है इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B, यहाँ पे बना है प्रतिबिंब, इसका नाम रखते हैं A डैश, इसका नाम रखते हैं B डैश। अब कोई नाम तो छूट नहीं रहा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। यहाँ पे काम करते हैं, यहां से हम लोग एक लंब डालेंगे इस पॉइंट से। देखो ये पॉइंट का नाम छूटा हुआ है, A B C हो गया, इसको हम लोग नाम देते हैं D। क्या नाम दे देते हैं? D। ये जो पॉइंट दिख रहे हो ना, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं D। ओके, ये जो हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, इसका नाम देते हैं M डैश। M से मिरर होता है, इसलिए आप लोग कुछ भी रख सकते हो, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
हम डी पॉइंट से क्या करते हैं कि एक सीधा यहां पे एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दिए। तो हम लोग को ये जो डाले है ना, इसको रचना में लिखना पड़ेगा कि बिंदु डी से प्रधान अक्ष पर, है ना, प्रधान अक्ष पर डीएन लंब डाला। कौन लंब डाला? डीएन लंब डाला। ये हम लोग को क्या करना होगा? लिखना होगा, है ना। अब बात जहां आता है कि जब ये थ्योरी को प्रूफ किया जाता है तो लैंग्वेज लिखा जाता है। तो लैंग्वेज क्या है? कुछ नहीं है। फिगर बनाने अगर बच्चा को आ गया, किसी को भी अगर फिगर बनाने आ गया, तो फिगर देख लो बनाना बहुत भास्ट नहीं था, नहीं था ना। हमको वस्तु को कहां रखना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। हमको पता है कि पहला किरण जो भेजा जाता है इसके मुड़ी से, सर से, शीर्ष से सीधा, है ना। जैसे ये सीधा होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर होता है, ये सटाक देकर क्रॉस करेगा कहां? फोकस पे। कहां क्रॉस करता है? फोकस। ये फोकस ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस ही क्रॉस करेगा। एक किरण भेजा जाता है सेंटर से, क्योंकि सेंटर खाली था, सेंटर पे कोई चीज नहीं था तो सेंटर खाली था। जब सेंटर खाली था तो एक किरण को भेजेंगे हम लोग कहां? सेंटर से। जब हम लोग सेंटर से भेजते हैं इस चीज को, तो वो किरण सेंटर पर ही जाता है और सेंटर पर ही वापस हो जाता है। समझा गया? तो अब हम लोग को पॉइंट्स पे बात करना है कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें। अब कैलकुलेशन, हम लोग का किरण बन गया, किरण रेख बन गया। जब ये बन गया तो समझ लो कि थ्योरी प्रूफ हो गया। आधा काम हम लोग कंप्लीट कर लिए। समझा गया? हम लोग आधा काम यहाँ पे क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब कैलकुलेशन का बात है तो इतना इजी तरीका बताएंगे कैलकुलेशन करने के लिए कि आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। एकदम इजी तरीका, इजी वे पे काम हम लोग का कर लेना है, ठीक है। जहां रहा बात लैंग्वेज का, तो कोई सोचता है कि लैंग्वेज हमको लिखना है। भैया लैंग्वेज कुछ होता नहीं है। क्या बात है? हम लोग लिखेंगे कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु ए बी को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। समझा गया? अब हम लोग बात करते हैं बाबू, जहां पे वस्तु होता है ना, जहां पे क्या होता है बाबू? वस्तु होता है। अगर दुनिया का कोनो भी दूरी, हमेशा याद रख लो, अगर मिरर पढ़ रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो, है ना, तो मिरर में जितना भी डिस्टेंस मापा जाता है वो ध्रुव से मापा जाता है ना। तो अगर हम यहां से बात करते हैं सीधा, तो अगर वस्तु यहां पे है तो वस्तु दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। वस्तु दूरी को क्या कहते हैं? यू। वस्तु कहां था? यहां पे। वस्तु कहां था? यहां ए पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया? यू, ठीक है। अब प्रतिबिंब कहां बना है? ए डैश के पास। ए डैश के पास बना है ना, ऐसे सीधे लेते हैं, ऐसे पटा करते हैं इस चीज को, है ना। ये हो गया हमारा क्या? भी। प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं? भी। फोकस से पी की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको कहते हैं स्मॉल एफ, है ना। उसके बाद ये केंद्र बच गया ना, केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कोई बताएगा? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, आर इक्वल टू आप लोग पढ़े हो 2f या f इक्वल टू r/2, याद आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि r इक्वल टू 2f भी हो जाएगा। तो r इक्वल टू 2f यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमने पूरे डिस्टेंस को लिख दिया। मेन मेरा लैंग्वेज क्या भैया? तो लैंग्वेज में मेरे को कुछ नहीं, मेन बात को दिखा देना है कि एपी क्या है। कोई पूछेगा कि ए से पी क्या है, तो यहाँ पे बोल देना ये वस्तु दूरी है। क्या है? वस्तु दूरी। क्लियर? तो एपी का मान क्या है? वस्तु दूरी। एपी का मान क्या है? यू। क्या है बच्चा? यू, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी कौन है? ए डैश पी। क्या है बाबू? ए डैश पी। यहां से आप लोग देख लो, प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं? भी कहते हैं। इसको कोई पूछेगा कि क्या कहा जाता है, तो बोलना प्रतिबिंब दूरी। क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब दूरी। ओके, क्या बोलना है? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है? इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद यहां सी से लेकर पी तक, तो सीपी हो गया। तो सीपी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को क्या मान है? आर। आर बराबर क्या चीज? 2f, यानी r बराबर 2f। जहां r आएगा ना वहां पे 2f हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे मिरर फॉर्मूला सामने लिख देते हैं 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे कहीं r का आवश्यकता है नहीं है ना, इसलिए हम लोग r के जगह पे क्या यूज करेंगे? 2f यूज करेंगे, क्योंकि मेरे को f की आवश्यकता है। ओके, उसके बाद हमारा हो गया, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। वीडियो में शो कर रहा है ना? वक्रता त्रिज्या। ओके, अब उसके बाद हमारे पास बारीकी किस चीज की आती है? अब एक चीज पॉइंट्स हमारे पास है। प्रतिबिंब दूरी हो गया। एफ से लेकर पी तक को कहते हैं फोकस दूरी। एफ से पी तक, एफ पी को क्या कहते हैं बाबू?
फोकस दूरी, तो यहां पे लिख देते हैं फोकस दूरी। ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉल एफ। क्या कहते हैं? स्मॉल एफ। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया? अब बाकी तो कुछ हमारे ख्याल से बच नहीं रहा है। अब बच रहा है क्या? तो देखो ए बी वस्तु है, ए बी क्या है? वस्तु है। ठीक है, और देख लो बाबू, जितना यहाँ ए बी का हाइट होगा उतना ही यहाँ डीएन का हाइट होगा। समझा गया? अच्छा बताओ, यहाँ पे मान लो दो लाइन यहाँ पे एकदम सीधा सीधा है, तो जितना यहाँ पे गैप है उतना ही यहाँ पे गैप है। इसका मतलब कि ये डंटा ये डंटा दोनों डंटा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? है ना? तो इसलिए ये दूरी ए बी और ये दूरी डी एन, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा? बराबर। हम लोग को एक थ्योरीज में, अभी इसी थ्योरीज में उसका इस्तेमाल पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे। है ना? यहाँ वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या लिखना है बबुआ? वस्तु की ऊंचाई क्या है यहाँ पे? ए बी। ए बी, ए बी के बराबर अभी हम क्या बोले थे? डी एन। क्या बोले थे? डी एन। है ना? वस्तु की ऊंचाई को h1 माना जाता है। हालांकि इस थ्योरी में इसका आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग लिख लिए वस्तु की ऊंचाई ए बी बराबर डी एन। ठीक है, बराबर h1। ओके, हमारा अब उतना का आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन पे। कहाँ चलते हैं? कैलकुलेशन पे। एक बात क्या था, हम बोले थे कि यहाँ पे हम लोग अपने मन से रचना किए हैं, डी से लेकर एन तक लंब डाले हैं। कहाँ डाले हैं? डी से एन क्या डाले हैं? लंब। ये प्रधान अक्ष पर लंब डाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु डी से, काची बबुआ? बिंदु डी से डी एन, बिंदु डी से डी एन लंब डाला। कहां डाला? प्रधान अक्ष पे। कहां डाला? प्रधान अक्ष पे। बिंदु डी से डी एन लंब डाला, है ना? तो ऐसे भी लिख देंगे डी एन लंब, शॉर्ट में आराम से दिखा सकते हो, है ना? या सीपी लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। इतना बस लिख देना है, याद रहेगा? इतना बात याद रहेगा? इसको मिटा सकते हैं हम, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड है, आराम से देख के लिख सकते हो, है ना? ठीक है, आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे अब कैलकुलेशन पे। ओके, इसको अब करते हैं यहां से इरेज, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए, अब बात हमारे पास ये आता है कि अब भाई कैलकुलेशन को हमको करना है स्टार्ट। तो कैलकुलेशन को करना है स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे आप लोग एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, है ना? अच्छा, एक संहतिया ट्रायंगल एगो देखो यहाँ पे है ए डैश बी डैश सी। देखो दोनों साथ साथ दिख रहा है ना? तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, हाँ बोलो तो, ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, इसको लिख देना है ना? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी। हम लोग इस चीज को यहाँ पे देखो लेना कैसे है, ये दिमाग लगाना है ना? ताकि हम भूले नहीं इस चीज को। यहाँ पे इसके सामने जस्ट एक ट्रायंगल बन रहा था और यहाँ पे जस्ट एक ट्रायंगल बन रहा था ना? इन दोनों संहतिया ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। समझ में आ गया? दोनों संहतिया ट्रायंगल को क्या करेंगे? ले लेंगे। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं भैया। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमको कराना है समरूप। क्या कराना है? समरूप। समझा गया ना? कंग्रेंसी कराना है। अब कैसे करना है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, जब ये चीज खड़ा है यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 का। तो भैया ये भी तो सीधा है, ये भी कितना का एंगल होगा? इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में ए के पास, इस त्रिभुज में ए के पास 90 डिग्री का एंगल है। इस त्रिभुज में कौन सा है? ए डैश के पास। गुड। इस त्रिभुज में कहां है? ए डैश के पास 90 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अरे जब ये 90 हुआ तो ये भी क्या हुआ? 90 है। तो जब दोनों 90 तो 90 का अलग हो जाता है, बराबर है ना होता है? तो ये दोनों बराबर हुआ। आप कोई पूछेगा क्यों बराबर हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन में समकोण होने से। क्या होने से? समकोण होने से। समकोण होने से का मतलब होता है 90 डिग्री होने से। क्या होने से बबुआ? 90 डिग्री होने से। क्लियर हो रहा है? ओके, तो एक तो एंगल मिल गया। अब दूसरा एंगल देखिए। एक बात बताओ, यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो ना? यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो? तो नियम याद रख लो, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये एंगल बराबर होता है। क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? बराबर। फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। बट इस एंगल का नाम क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस एंगल का नाम क्या है? बराबर तो है, ठीक है ना? इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। देख लीजिए, ये दोनों अपना सिर ऐसे झुका लिया है
अपना अपना एगो हेने मुंह खोले लेबा, एगो हेने मुंह खोले लेबा। तो जहां भी ऐसा कंडीशन है, जहां भी दो लाइनें क्रॉस करे, वो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, 100% बराबर होता है। आप मेजर करके देख लो, नाप के देख लो, है ना। ये मैथ का सत्य रूल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी दो लाइनें क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पे दो लाइनें क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। गुड। तो इस एंगल को कैसे पता, इस एंगल को कैसे दिखाओगे, ए सी बी, क्या दिखाओगे, एंगल ए सी बी बराबर। अब इस एंगल को दिखाना हमको, कैसे दिखाओगे, ए डैश सी बी डैश, क्योंकि इधर से इधर भागोगे तो ये एंगल आएगा ना, इधर से इधर भागोगे तो ये एंगल आएगा। तो क्या होगा बबुआ, ए डैश सी बी डैश, है ना। अच्छा, कौन एंगल मिल गया। अब कोई पूछेगा कि दोनों एंगल बराबर हुआ, कोई पूछेगा कैसे हुआ, तो हमको लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण से। क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण से। समझा गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। तो याद रखो, दो त्रिभुज में अगर दो को एंगल बराबर हो गया, कितना, दो एंगल यदि बराबर हो गया, किसी भी त्रिभुज में यदि दो एंगल बराबर, तो समझ लेना कि तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर। क्योंकि दुनिया का कतनो बड़ा त्रिभुज बनाओगे और कतनो छोटा त्रिभुज बनाओगे, तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तीनों को जोड़ने पर क्या आता है, 180। त्रिभुज कितना हो बड़ हो जाए और चाहे छोट हो जाए, मतलब नहीं है। तीन एंगल रहेगा और तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है वैल्यू, 180। हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है, मेरा दो एंगल बराबर, तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, इसको कहते हैं समरूप का चिन्ह। किसको कहते हैं, समरूप। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप कैसे हुआ, कोई पूछेगा कैसे हुआ, तो भाई एंगल बराबर हुआ था, यानी एंगल से। किससे हुआ था, एंगल, यहाँ पे लिख देना समरूपता से। किससे हुआ था हुआ, एंगल समरूपता से, क्योंकि हमने दो एंगल को बराबर कराया था। अब एक नियम यहाँ पे काम करता है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो गया, दो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इनका जो संगत भुजा होता है, जो इनका साथी वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है, वो एक समान अनुपात में होता है। अब बोलोगे कि सर ये कुछ नया बात हमको लग रहा है, हमको समझ में ये बात नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर दो त्रिभुज हम लेते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन ये बेचारा दोनों का रूप समान है, दोनों का रूप समान है, एक बराबर नहीं है ना, लेकिन रूप समान है, एंगल बराबर है, माने समरूपता का निशानी है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका भुजा समान अनुपात में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें का बड़का भुजा और इसमें का बड़का भुजा, फिर इसमें का छोटा वाला भुजा ये, और इसमें का ये, फिर इसमें का ये, इसमें का ये रेशियो जब निकाला जाता था समान आता है। मतलब हुआ कि अगर हो सकता है कि इसमें 10 होगा तो इसमें कोनो एगो भुजा 5 होगा, हो सकता है कि इसमें भुजा एगो मान लो कि अगर 15 होगा तो हो सकता है कि इसमें एगो 7.5 होगा, इसमें अगर 4 होगा तो हो सकता है इसमें 2 होगा। जब रेशियो निकालेंगे, बाबू रेशियो कैसे निकलता है, तो इसमें का 10 लेंगे तो इसमें का 5 लेंगे, है ना, इसमें का 15 लेंगे तो इसमें का लेंगे 7.5 लेंगे, इसमें का अगर नीचे वाला 4 ले रहे थे, अगर नीचे वाला 2 लेंगे। आज जब सबको कटाएंगे तो देखो बात एक ही आएगा, 2 7.5 दूना 15, ये भी 2 ये भी 2, सब 2 आया ना। तो ये जो रेशियो है ना 2/1 2/1 है ना, 2/1, जब ये कंडीशन पैदा होता है इसी को कहते हैं कि त्रिभुज समरूप है। तो अगर भुजा समान अनुपात में आया तो वो त्रिभुज समरूप है, अगर एंगल मिल गया तो वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लोग तो अभी एंगल मिलाए है ना, तो जब समरूप हो गया इसका मतलब कि ये भी कंडीशन बन सकता है ना। तो जब किसी त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होता है, क्या होता है, अगर समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, समान अनुपात में होती है। क्या होती है, समान अनुपात में। तो बबुआ त्रिभुज का भुजा उठाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं, क्या चीज, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है। सिंपल लिख देते हैं, समान अनुपात में होती है। क्लियर। तो अब भाई हमको उठाना है अब भुजा, तो समान हम तो समझ गए कि होती है, लेकिन अब तो साइड उठाने की बात आ गई है, भुजा कैसे उठाएंगे। तो इसमें का खड़ा कौन है भाई, क्या नाम है, ए बी, क्या नाम है उसका, ए बी। तो भाई जब इस त्रिभुज में, ठीक है,
तो हम लोग यहां से बात करेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हो गया, इसी प्रकार से, किसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये समरूप हुआ उसी प्रकार से ये समरूप हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो भाई जब यहाँ पे दो, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ था तो हम क्या करते थे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो जब ये दोनों समरूप हो गया तो क्या इसकी संगत भुजा समान अनुपात में नहीं होगी, तो जो रूल इसमें लगा सकते हैं वही रूल तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो अब बताओ इसमें का खड़ा कौन है, बताओ, डीएन है क्या बबुआ, डीएन, तो इसमें का खड़ा कौन है, जल्दी बोलो, इस त्रिभुज में का, जल्दी, हाँ गुड, क्या है, ए डैश बी डैश। एक बात बताओ बबुआ, इसमें का सोया हुआ कौन है, एफ एन, कौन है, एफ एन, तो इसमें का सोया हुआ कौन है, ए डैश है, याद है, ए डैश एफ, क्या है, ए डैश एफ। ये हो गया ना यहां तक, इसका मतलब हम लोग इधर से मिटाया जाए, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको आराम से देख के बना लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको यहां तक फिलहाल रहने देते हैं ताकि ये कैलकुलेशन में भी काम आएगा। एक बात बताइए, अभी हम लोग एक जगह शुरुआत में एक बात लिखे थे, ये जो डीएन है, ये जो डीएन है, हम बोले थे ना कि ये बी के बराबर है, ये वैल्यू दोनों बराबर है, ये समझाए थे, ऊपर लिखे भी थे, है ना। तो हम लोग इस डीएन के जगह पे ए बी लिख दे, इस डीएन के जगह पे क्या लिख दे, ए बी बट्टा क्या चीज, ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या है, एफ एन, भाई एन पॉइंट यहाँ पे है ना, हमको लग रहा है कि इस एन पॉइंट को यहाँ पे लिखना चाहिए, तो ये लिखने के लिए करना क्या पड़ता है ना, तो हम लोग लिख देते हैं उपाक्षीय किरणों के लिए या दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, क्या लिखते हैं, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो। चलिए एक बार कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं। तो यहां डीएन, तो डीएन के बराबर क्या है, ए बी है ना, इसलिए इस डीएन के जगह पे क्या लिख दिए हैं, ए बी। अरे ना होता है कि दो चीज जो बराबर है तो आप उसको उसके जगह पे भेज दीजिए, उसे उसको उसके जगह पे भेज दीजिए, दोनों बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हम लोग इसको लिखेंगे यहां से एफ एन बराबर सॉरी बट्टा ए डैश एफ। चूंकि अब देखिए हम कोई बोलेगा कि आप डीएन के जगह पे ए बी कहां से लिखे हैं ना, तो हमको लिखना पड़ेगा कि ए बी ए के बराबर कौन है, डीएन है, ए बी ए के बराबर कौन है, डीएन है। अब समझ में बुझाया कि नहीं बुझाया, तो इसके सामने लिख देंगे तो मेरा एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा कि ओ बराबर है, इसलिए उसके जगह पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक क्या हुआ, छोटा हो तो दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होता है, तो दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन बिंदु पी के नजदीक होगा या काफी पास होगा, पी के काफी पास होगा, ओके, पी के काफी पास होगा, है ना। अब एक बात मेरे को बताओ, ये एन पॉइंट वो कहां आ गया, पी के पास, तो जहां पे एन लिख रहे हैं वहां पे पी लिखने में कोई दिक्कत, अरे मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अब मेरे ही जगह पे कोई और आदमी आके खड़ा हो गया ना, तो कोई आदमी दूरी अगर मापेगा तो वहां से मेरे से मापे तो, और वहां से चाहे यहाँ पे एक और आदमी खड़ा था, वो दोनों का बत क्या आएगा, बराबर नहीं आएगा। जब दोनों आदमी, जब ये एन और पी एकदम पासे में है तो कोई फर्क पड़ने वाला है, डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ओके। यहाँ पे अब एफ एन के जगह पे एफ एन नहीं लिखेंगे, अब एन के जगह पे क्या लिखना है, पी लिखना है, क्या लिखना है, पी, एफ बी बटा ए डैश एफ, ओके। अब मान लो कि एग्जामिनर मान लो कि कौन कैसा होता है कैसा नहीं कौन जानता है, तो इसीलिए हम समानमा लिख देंगे कि एफ एन के बराबर है एफ पी, एफ एन के क्या बराबर है, एफ पी। अब एक बात बताओ बबुआ, ये इसको मानते हैं समीकरण सेकंड, क्या मानते हैं समीकरण सेकंड, तो तनी फर्स्ट और सेकंड में देखोगे कुछ तुम लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें का एलएचएस बराबर हो गया, ये वाला वैल्यू बराबर है, तो जब एलएचएस वैल्यू बराबर हो गया तो आरएचएस वैल्यू भी क्या हो जाता है,
बराबर हो जाता है। नहीं बुझा रहा है तो एक एग्जांपल से समझ लो बबुआ। मान लो कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, मान लो कि इधर वाला का मान हो गया 5, क्या हो गया 5। तो जब मान लो कि जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो पक्का इसका भी मान 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ही 5 है तो ये 5 होगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। तो बराबर तो तभी होगा जब इधर का वैल्यू उधर का वैल्यू बराबर होगा, है कि ना। तो बताओ ए बी बटा ए डैश बी डैश का जब मान 5 है तो यूं तो ए बी बटा ए डैश बी डैश ही है, तो इसका भी मान क्या होगा 5 ही होगा। तो जब ये 5 है तो हो का होगा 5 ही होगा, क्योंकि फिर बीच में का आ गया बराबर। तो का होई 5 बराबर नहीं हुआ है, समझ में जा गया ना। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिखने वाले हम लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। आप लोग देखकर बढ़िया से इस चीज को उतार लेना है ना, वीडियोस को पॉज कर करके ताकि कैलकुलेशन में गलती गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझाने के लिए हम बीच बीच में ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोग बाबू यहाँ पे लिखेंगे, मिटाएं क्या किधर से, इधर मिटाते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं अब, ओके। फिर जिसकी बारी आएगी उसको मिटाया जाएगा। तो बाबू हम लोग लिखने वाले हैं समीकरण फर्स्ट और किससे, सेकंड से। क्या हमको पता है कि LHS बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो हम लिखेंगे उसमें का FP बटा A डैश F, इसमें का लिखेंगे AC बटा A डैश C। अब इन दोनों को हटा दिए क्योंकि इन दोनों का आवश्यकता हमको नहीं है। हमारा बस इन लोग काम कर दिया, इन लोगों का काम से काम मतलब था। अब इन लोगों को हम क्या कर दिए, साइड कर दिए। हमारा अब इन काम चलने वाला है इन लोगों से। इन लोगों से अब हम लोग अपना घर बनाया जाएगा या अपना थ्योरी बनाया जाएगा। अब इन लोग को मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इसको मिटाते हैं। अब थ्योरी आ गया हम लोग एकदम पास में। अब ये होने वाला है बहुत जल्द सॉल्व, हम लोग तुरंत करने वाले हैं अब इसको प्रूफ, ठीक है। अब देखिए बबुआ, यहाँ पे क्या है FP है, में देखिए तो FP है ना, आधे FP, यहां से इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। FP को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं FP को। अब इसका मान F है, इसका मतलब FP का मान तो है, तो टेंशन नहीं है। A डैश F का कहीं हम मान लिखे हैं जी, कहीं नहीं लिखे हैं ना, इसका मतलब कि गड़बड़ है, एक को चेंजिंग करना पड़ेगा। तो ये A डैश F लाने के लिए, इस A डैश F लाने के लिए ध्यान से समझना बाबू, यही मेन बात होता है ना। इस A डैश F को हमको मान लो कि लाना है, और ऐसा तरीका अपनाना है कि जो हमारे पास ये वैल्यू लिखा गया है इसमें से कोई ना कोई हो जाना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई क्या होना करना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो जब अब यहाँ पे A डैश F है, तो इस A डैश F को प्राप्त करने के लिए बात देता हूँ। मान लो कि एगो यहां से यहां तक एगो डंटा है, देख रहे हो, यहां से यहां तक क्या है, डंटा है। हमको किसी ने बोला का कि हमारा का इतना ही डंटा चाहिए, A डैश F है छोटका हमारा डंटा चाहिए हमारा। तो तुम लोग क्या करेगा, ये बड़का डंटा तुम लोग के पास है इतना, कोई कहा कि हमको इतना दीजिए, तो तुम लोग इतना तोड़ नहीं देगा, तोड़ दोगे ना। यानी A डैश F कोई तुमसे मांग रहा है तो तुम लोग कहोगे लो तोड़ दिए, तुम ले लो। तो पूरा बड़ा का डंटा कौन था, A डैश P। यानी हमको A डैश F लाने के लिए ध्यान से देखिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा। FP का कोई टेंशन मेरे को नहीं था, क्योंकि FP का मान ऑलरेडी F है, तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब A डैश F का टेंशन था, तो हमको A डैश F लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पूरा A डैश P में से, माने पूरा बड़का डंटा में से, यानी A डैश P बड़का डंटा है ना जी, यहां से यहां तक पूरा बड़का डंटा में से हमको छोटका डंटा यहाँ पे लाना है। तो इसका मतलब कि यहां से तोड़ दोगे डंटा को, इतना तोड़ोगे ना जी, यानी FP को तुम लोग तोड़ रहे हो। तो FP को तोड़ रहे हो, इसका मतलब तोड़ने का मतलब घटाना, तोड़ने में क्या करना, मतलब तोड़ देना मतलब घटा देना। तो बताओ वो किसी को इतना तुमको देना था, तो यहाँ से तोड़ोगे तब ना जाएगा। तो धा कर यहाँ से धा, ये मैं तो तोड़ दिए, तो जब तोड़ दिए तो बच गया मेरा A डैश F ना। हम तोड़ दिए और कह दिए ले लो, मेरे पास बच गया ये, चाहे ये मांगा तो ये दे देंगे, वो मांगा तो वो दे दिए। तो चूंकि मेरे को चाहिए था A डैश F का मान, तो इस A डैश F लाने के लिए हम पूरे बड़ा डंटा में से, यानी A डैश P में से FP को क्या किए, घटा देंगे, तो मेरा A डैश F बच जाएगा। ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि A डैश P का मान देखो होता है V,
ए डैश पी का मान क्या होता है भी। अब यहाँ पे था एफ पी, तो एफ पी का मान होता है एफ। तो मान में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसी बात को हम चेंज कर दिए। अब यहाँ पे कह रहा है एसी, एसी कहाँ है भाई, यहाँ लो। अब हेकर मान कहीं हम लिखे हैं, इसका मान कहीं नहीं है ना। हमको भाई इसका मतलब किसको चेंज करना पड़ेगा। अब इस एसी को लाने के लिए क्या करोगे, पूरा एपी में से, पूरा एपी में से किसको तोड़ने वाले हो बताओ। हमको एसी चाहिए, हमको एसी चाहिए, तब किसको तोड़ोगे, पूरा एपी डंटा में से, बता दो। ये समझ गया तो समझो सब समझ में गया। हमको एसी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे देख लो, हमको चूंकि जरूरत है यहां से ए डैश सी का, तो ए डैश सी यहां पे है। तो इस ए डैश सी को कंप्लीट करने के लिए हम पूरे सीपी में से, पूरे सीपी में से क्या कर रहे हैं, ए डैश पी को हटा दे रहे हैं। माने यहां से इस ए डैश पी को हटा देंगे तो मेरे पास ए डैश सी बच जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा ये थ्योरी चल रहा है। अब भाई यहाँ पे एक काम किया जाता है, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करके सभी का मान रखने पर। किसका इस्तेमाल करके, चिन्ह परिपाटी का चीज बताओ, चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर सभी का मान रखने पर, सभी का मान रखने पर कोई दिक्कत, हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब कोई पूछता है कि क्या होता है, तो याद रखना, तुम लोग मैथ में एक बात पढ़ते हो, ये होता है जीरो, और जितना इधर होता है वो होता है माइनस में, जितना इधर होता है जीरो से वो होता है प्लस में, जो ऊपर होता है वो प्लस में, और जो नीचे होता है वो माइनस में। इसका मतलब कि इधर वाला वैल्यू सब किस में होता है, माइनस में। तो हम लोग का जहां पे जीरो काम कर रहा है, उस जीरो की जगह पे यहाँ पी काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, पी। इसका मतलब कि तुम लोग जब ऐसे बनाओगे तो सब वैल्यू इधर आ गया, तो इधर का वैल्यू किस में होता है, माइनस में। तो बताओ एफ पी का मान क्या है, बताओ जल्दी। एफ पी का मान, नहीं एफ पी का मान और वैल्यू अभी इसमें से बताना है। एफ पी क्या है, फोकस दूरी है, तो एफ पी का मान क्या है, एफ। तो एफ इधर है, आगे है, इसका मतलब किस में होगा, माइनस में होगा। ए डैश पी कहाँ है भैया, ए डैश पी यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब से प्रतिबिंब दूरी भी, अभी इधर है तो किस में होगा, माइनस में। यहाँ पे माइनस पहले से है, अब फिर आ गया एफ पी, तो एफ पी के जगह पे अब एफ रखे हम लोग, अब वो भी किस में है, माइनस में। देखो भाई ये माइनस आया चिन्ह परिपाटी की वजह से, आइए माइनस देख लो पहले ही से है ना, बराबर करते हैं। फिर एपी आ गया, एपी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो ए पी, तो एपी बड़ा है, यहाँ से वस्तु दूरी का काम कर रहा है, देखो तो एपी यू, तो चूंकि इधर है यू, तो यू किस में होगा, माइनस में। फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इसका, अब कर रहा है सीपी, तो सीपी का मान बताओ तो क्या है, आर बराबर 2f, तो हमने बोला कि 2f लेना है ना। आज चूंकि ये भी इधर है तो ये भी किस में होगा, माइनस में। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सीपी आ गया, तो सीपी जगह पे ना रखे लोग G2f, है ना। अब फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब कह रहा है ए डैश पी, तो प्रतिबिंब में दूरी हो रहा है, भी हो रहा है, तब भी माइनस में। समझा गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग का थ्योरी हो गया प्रूफ। यहाँ से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिगर से समझ के समझना है कि ये मान हमने पुट कैसे किया। यहां से देखना है एफ पी, उसमें खोजना है एफ पी का मान क्या है, और लैंग्वेज में हम पहले ही लिखवा दिए कि एफ पी का मान एफ है, और चूंकि एफ पी इधर है इसलिए वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे माइनस एफ, ये हो गया माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है बबुआ, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2f, ये माइनस 2f हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। अब हम लोग को तिरछा तिरछी क्या करना है, गुणा। तो देखो एक बार क्या कर रहे हैं, तिरछा तिरछी गुणा का मतलब ऐसे, ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, तो यहाँ पे माइनस एफ लिख रहे हैं। एक बार समझने के लिए इसको डिटेल्स में लिख देते हैं भी, और फिर एक बार इधर से इधर लिखेंगे, है ना, बराबर का चिन्ह लगाओ, माइनस भी प्लस एफ, है ना, एक क्वेश्चन में कर दो, इसको लिख दो माइनस यू और प्लस 2f, इसको एक क्वेश्चन में कर दो। समझा गया। अब जैसे करने हैं तो कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2, एफ सेम है तो 2f स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, एफ और भी से गुणा करोगे तो एफ भी एफ आ जाएगा, भी एफ होगा ना। इधर करो एक कॉमन तो एक से गुणा, फिर इसमें का एक कॉमन तो इसी से गुणा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन एक बार वापस रिवर्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब थोड़ा सा गड़बड़ेशन न चलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग का वहां से कैलकुलेशन देखेंगे माइनस एफ, ये जैसा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जब इससे गुणा कराएंगे तो 2f एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, इसे करेंगे तो vf हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आते हैं तो एक कॉमन एक से मल्टीपल, फिर एक कॉमन एक से मल्टीपल, जब इसे करते हैं तो यहाँ पे अब यहाँ पे मल्टीपल कराइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा भी यू है ना, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2f भी, फिर यहाँ पे करते हैं तो प्लस माइनस माइनस uf हो जाता है, और ये हो जाता है f मिलता है तो f स्क्वायर हो जाएगा 2f हो जाएगा। ठीक है, यहां तक डेटा है। इस डेटा के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे 2f स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर किस में है प्लस में है, जब ये इधर आता तो वहां किस में होता है माइनस में, हालांकि दोनों मान बराबर है तो आएगा तो इधर भी कटबे करेगा घटबे करेगा, तो हम लोग क्यों नहीं इस चीज को यहीं पे कटा दे, तो इसी डेटा को यहाँ पे क्या किया गया है, कटा दिया गया है। कटाने के बाद हमारा बच क्या रहा है देख लीजिए, माने देखिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि क्लियरनेस रहेगा, माइनस बी एफ है, यहाँ पे भी यू है प्लस में, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, और ये हो जाएगा माइनस का बचा है 2f भी, 2f भी कहिए चाहे 2vf कहिए कोई बात नहीं है, और ये हो गया uf। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है भाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है हम लोग का vf माइनस में बच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए vf इसमें भी है, तो vf इसमें भी है vf इसमें भी, एक साथ जैसा लग रहा है, इसको एक तरफ बुला लिए, माइनस में तो इधर आ गया प्लस में, अब हमारे पास हो गया vu यहाँ पे, ठीक है, प्लस में है तो इसको अब खत्म कर देते हैं, प्लस को नहीं लिख रहे हैं, ये हो गया माइनस uf। ओके, ये हमारे पास बताइए दो गो vf में से एक गो vf जाएगा तो कितना बचेगा, एक गो vf बचेगा, और चूंकि vf जो है ये प्लस में है इसलिए वैल्यू किस में आएगा प्लस में, तो दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया vu और यहाँ पे हो गया uf। हमको क्या करना था, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, तो इसमें भी क्या करेंगे uvf लिख दिए, इतना बट्टा uvf, फिर इतना बट्टा uvf, फिर इतना बट्टा uvf, जैसा था वैसे किए, कटा दो भाई, v से v कटेगा, f से f कटेगा, फिर v से v कटेगा, u से u कटेगा, u से u कटेगा, f से f कटेगा, बचा क्या हम लोग देखते हैं, तो बचा यहाँ पे भाई ऊपर एक और नीचे u, ऊपर एक नीचे u, यहाँ पे क्या बच रहा है ऊपर एक और नीचे f, यहाँ माइनस में नहीं रहेगा, ऊपर एक बचा नीचे क्या बचा f बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ तो माइनस है, ऊपर एक और नीचे क्या बचा v बचा ना। अब आप यहाँ से थोड़ा सा सेंस लगा लीजिए है ना, यहाँ पे 1 बटा v किस में है माइनस में है, तो 1 बटा u ये आ गया इधर 1 बटा v, इधर क्या बच गया 1 बटा f। हम लोग को यही क्या करना था प्रूफ करना था, यहाँ पे देख लीजिए है कि नहीं है ना, इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र, क्या कहते हैं दर्पण सूत्र, इसी को हमको क्या करना था प्रूफ करना था। ये आप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियोस के लिए, और इस तरह का थ्योरीज आपको फिजिक्स में जितना 10th लेवल का है आपको इस वीडियोस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करना है, फिर इसको दोबारा हम लोग बनाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।